नमस्कार दोस्तों आज हम पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में जानेंगे। अर्धसैनिक बल कौन कौन से हैं भारत में, इनको लेकर के बहुत क्वेश्चन आते रहते हैं एग्ज़ाम में। तो स्टार्ट करते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस। ठीक है, तो पैरामिलिट्री फोर्सेस कौन कौन से होते हैं ये जानेंगे। अर्धसैनिक बल हिंदी में इसको कहा जाता है। तो पैरामिलिट्री फोर्सेस में, अर्धसैनिक बलों में सबसे पहले आते हैं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल। ठीक है, अब ये क्या है? सीमा सुरक्षा के लिए ये बल है। एआर से लेकर के, असम राइफल से लेकर के बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी, यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में हमको जो है 4 ऐसे बल हैं जो सीमा सुरक्षा को लेकर के हैं। तो उसमें कौन सा है? असम राइफल है, जो सबसे पहले ऑरिजिनेट हुआ था, इसका ओरिजिन ठीक बना था सबसे पहले, है ना। उसके बाद आता है जैसे असम राइफल के बाद में सीमा सुरक्षा बल, एसएसबी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, है ना। उसके बाद में आईटीबीपी है, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। उसके बाद में सशस्त्र सीमा बल है, एसएसबी, है ना। तो इसके बाद में विशेष कार्य बल जो है उसमें एनएसजी आता है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। और आंतरिक सुरक्षा बल में इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सीआईएसएफ और सीआरपीएफ को लिया जाता है। तो सीआईएसएफ क्या करती है? जो इंटरनल सिक्योरिटी, ऐसे कहीं पे भी कोई एमएनसी है, जैसे इन्फोसिस है, तो इन्फोसिस में जो सिक्योरिटी के लिए लगाए गए हैं सैनिक, वो सीआईएसएफ के हैं। या फिर किसी जो महारत्न कंपनी है या नवरत्न कंपनी है, सेल है ना, भेल है, तो अभी तो एचएएल भी महारत्न बन गई है। तो इन कंपनीज़ की सिक्योरिटीज़ के लिए जो फोर्सेस लगाई जाती हैं वो सीआईएसएफ में उनको गिना जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में अभी जानेंगे। उसके बाद है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ। जैसे कोई भी दंगा क्षेत्र हो जाता है, चुनाव होते हैं लोकसभा के या विधानसभा के, वहाँ पर इस फोर्स का यूज़ किया जाता है ना। कुछ ऐसी आंतरिक घटनाएं हैं या फिर कुछ जो असामाजिक तत्व हैं, वहाँ पर उनको रोकने के लिए जो है इस फोर्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसके में एक्चुअली क्या है कि सीआरपीएफ 2 भागों में इसको 2 और इसके खंड हैं। ठीक है, 2 खंड हैं। उसमें एक आता है आरएएफ, रैपिड एक्शन फोर्स, ठीक है, और दूसरा आता है कोबरा। ठीक है ना, इसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, उसके बाद में रेलवे सुरक्षा बल, आरपीएफ। उसके बाद विशेष सीमा बल, एसएफएफ। और उसके बाद एसपीजी, विशेष सुरक्षा समूह। ठीक है, तो स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। असम राइफल्स बेसिकली क्या है, ये जो है मोटे तौर पे मैं बता देता हूँ पहले, फिर उसके बाद फिर इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो असम राइफल्स जो है सबसे पहले क्या है कि ये जो है कहाँ पे लगाया जाता है, जितना ही बाउंड्री चाइना से रिलेटेड है, तिब्बत से सटी हुई बाउंड्री है और उधर अरुणाचल प्रदेश तक, तो ये जो है ये असम राइफल्स में इनकी फोर्सेस लगाई जाती हैं। ठीक है, उसी तरह आईटीबीपी भी, जो इंडो तिब्बतियन पुलिस बल है, उसमें भी जो है, इसमें भी जो है ये तिब्बत और चाइना के कह सकते हैं बाउंड्री से लगे हुए जो राज्य हैं उनमें ये बॉर्डर फोर्सेस होती है। ठीक है, अच्छा, इसमें और जो मैंने अभी बताया था कि असम राइफल्स में बेसिकली क्या है वहाँ पर कि वो बेसिकली असम के एरिया के क्षेत्र के में या फिर अरुणाचल प्रदेश में, तो पर्टिकुलर जो है ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उनको कवर करता है असम राइफल्स। लेकिन यहाँ पर जो ये नेक्स्ट है आईटीबीपी, ये जम्मू कश्मीर में से लेकर के या लद्दाख से लेकर के ये सिक्किम में भी और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में भी ये बॉर्डर कवर करती है। ठीक है ना, ये फोर्स अच्छा, इसका निर्माण कब हुआ था आईटीबीपी का? 1962 में, जब वार हुआ, 1962 का युद्ध हुआ माफ़ कीजिए, भारत और चीन के बीच में। तो क्या हुआ कि उसके बाद में इसकी ज़रूरत जान पड़ी, तो इसको आईटीबीपी का जो है फॉर्मेशन किया गया। ठीक उसी के बाद में 1965 में जब युद्ध हुआ
पाकिस्तान के साथ उसके बाद जो है बीएसएफ का जो है इसको फाउंडेशन करी गई। ठीक है, अब हम इसको एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले आते हैं असम राइफल्स, AR। ठीक है, अब ये जो है इसकी स्थापना 1835 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? मेघालय में, शिलोंग। ठीक है, राजधानी है मेघालय की, तो मुख्यालय शिलोंग है। ठीक है, वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा। अभी एक चीज़ है कि जितने भी IPS ऑफिसर्स हैं वही जो है यहाँ पे जितने भी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उसमें DG का रैंक ये टॉप मोस्ट होता है। ठीक है, तो डायरेक्टर जनरल इसके वर्तमान में है असम राइफल्स के लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा। ठीक है, भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। ठीक है, 1835 में मतलब इसका जो फाउंडेशन हुआ था तो पहले ही हो गया था आज़ादी से। तो अर्धसैनिक बल जो है सबसे पुराना है। मूल रूप से ये कछार लेवी के रूप में जाना जाता था। 1835 में जो है कछार लेवी के रूप में ये स्थापित किया गया था, जो असम के चाय बागानों और उपजाऊ मैदानों को अनियंत्रित जनजातियों से बचाने के लिए एक मिलिशिया था। मिलिशिया कहने का मतलब एक ग्रुप था। ठीक है, तो ये जो एक मिलिशिया था ये क्या करता था कि चाय बागानों और उपजाऊ मैदानों को अनियंत्रित जनजातियों से बचाने के लिए, मान लीजिए जो ज़मीन है तो चाय बागान है तो चाय बागानों को किसी प्रकार से हानि ना पहुंचे उनके लिए, और दूसरा जो है उपजाऊ मैदानों को जो है उसकी उर्वरता ख़त्म ना हो उसको बचाने के लिए ये प्रयोग किया जाता था इस बल का। ठीक है, तो प्राथमिक कर्तव्य इसका क्या है? भारत म्यांमार सीमा की रखवाली करना। तो मैंने जैसा कि बताया कि 7 स्टेट्स में ये लगाया जाता है, तो उसमें तो भारत म्यांमार से सीमा कौन कौन से सटे हुए राज्य हैं अगर हम इधर देखेंगे तो भारत म्यांमार से ये अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के बाद में फिर यहाँ पे आता है नीचे चलेंगे उधर, फिर हाँ नागालैंड मणिपुर है ना, नागालैंड मणिपुर, और उसके बाद में यहाँ पे मिज़ोरम। ठीक है, तो ये जितने भी स्टेट हैं, और इसके साथ साथ जो है यहाँ पर ये 4 स्टेट है इसमें ये लगाया जाता है। तो ये सारे जो हैं ये बाउंड्री कवर करते हैं कहाँ पे? ये म्यांमार की बाउंड्री को जो है कवर करते हैं। ठीक है, और उसके बाद आते हैं इसी में असम राइफल्स में, ये गृह मंत्रालय के अंडर में काम करता है, ये फोर्स काम करती है। और 2019-20 में रिपोर्ट के अनुसार असम राइफल में 46 बटालियन है इस समय, और 65,143 कर्मी हैं इसकी क्षमता है ना, और लगभग 80% अधिकारी जो हैं सेना से प्रतिनियुक्त होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि 80% जो इसके अधिकारी हैं, जो भी हायर ऑफिसर्स हैं जो IPS रैंक में आ जाते हैं, वो सेना से जो है उनको लिया जाता है या फिर प्रतिनियुक्ति की जाती है, उनकी डेपुटेशन किया जाता है। जबकि शेष AR कैडर करके, जैसे असम राइफल्स के कैडर में ही जो सिलेक्शन होते हैं उनका AR कैडर कहा जाता है, तो वो उसके वहाँ से ले जाते हैं। AR की कमान गृह मंत्रालय द्वारा नियुक्त असम राइफल्स के महानिदेशक AR के पास होती है। ठीक है, और इसको अक्सर जो है पूर्वोत्तर के प्रहरी के रूप में जाना जाता है। क्या? पूर्वोत्तर का प्रहरी। ठीक है, पहाड़ी लोगों के मित्र के रूप में भी जाना जाता है असम राइफल्स को। नेक्स्ट है सीमा सुरक्षा बल। सीमा सुरक्षा बल जैसा कि मैंने बताया बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 1965 में, एक मिनट रुकिएगा, हाँ 1965 में क्या हुआ कि जब युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान का, उसके बाद में पाकिस्तान से मिलिटेंट्स जो है ज़्यादा यहाँ पर जो है अटैक करने लगे। तो ज़्यादा जब आतंकवादी गतिविधियों का जो बढ़ावा हुआ, तो बढ़ने से क्या हुआ, तो सीमा सुरक्षा बल को जो है इसको एक पर्टिकुलर फोर्स जो है पाकिस्तान से लगने वाली फोर्स जो है, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है, इसको जो है इसका फाउंडेशन किया गया, इसको जो है स्थापित किया गया। ठीक है, इसकी स्थापना की गई। तो 1 दिसंबर 1965 में इसकी स्थापना हुई। सिद्धांत इसका है जीवन पर्यंत कर्तव्य, जीवन पर्यंत कर्तव्य। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि पहले जो है CPO की परीक्षा होती थी, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको जो है UPSC लेता था, उसमें से ये फिर अर्धसैनिक बलों में ये तैनात किए जाते थे, IPS रैंक में या फिर हायर रैंक में। लेकिन अभी क्या है कि अभी जो है अर्धसैनिक बल का नाम चेंज कर दिया है। ठीक है, CAPF हो गया है। ठीक है, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है सीमा सुरक्षा बल का,
डीजी जो है, इसके डायरेक्टर जनरल वर्तमान में जो है महानिदेशक, वो कौन है? नितिन अग्रवाल। ठीक है। सीमा सुरक्षा बल भारत का प्रमुख सशस्त्र पुलिस बल है और विश्व का सबसे बड़ा सीमा बल है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि वर्ल्ड का जो है सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है। ठीक है, और इसका गठन 1 दिसंबर 1965 में हुआ था। नेक्स्ट आते हैं, अब यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक है, 192 बटालियन है इसकी और 6,38,000 लिख सकते, या फिर लिख सकते 6385.39, 6385 की ये किलोमीटर की रेंज है। इसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान से लगी है ना, उसको कवर करता है ये। और इसमें जो है मेनली क्या है कि बीएसएफ जो है इसमें तस्करी को भी मतलब इसको भी जहाँ पे तस्करी होती है उसको भी जो है बीएसएफ देखता है। ठीक है, सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों में सुरक्षा बोध को विकसित करने की जिम्मेदारी भी बीएसएफ को दी गई है। ठीक है, तो एक तरह से क्या है, सीमावर्ती इलाकों में जो गांव हैं या जो लोग रह रहे हैं उनकी सुरक्षा भी बीएसएफ करती है। इसके अलावा सीमा पर होने वाले अपराधों का, तस्करी का बताया मैंने अभी, घुसपैठ का और अन्य अवैध गतिविधियों का, स्मगलिंग हो रही है सामानों का। ठीक है, उसको रोकने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है बीएसएफ का। ठीक है, जो भारत में अत्यधिक अस्थिर भारत पाक सीमा पर 100 से ज़्यादा महिलाएं तैनात की गई हैं। ठीक है, अब महिलाओं की जो स्थिति है कि जो रिक्रूटमेंट है इसमें महिलाओं का होने लगा है, जो भी अर्धसैनिक बल हैं उनमें। तो हर क्षेत्र में चूंकि उनका जो है रिक्रूटमेंट होने लगा है, तो इस तरह से जो है सभी बलों में भी उनका रिक्रूटमेंट किया गया है। और सीआरपीएफ में सबसे ज़्यादा जो है 33% आरक्षण के साथ में उनको लिया जाता है। तो लगभग 60 भारतीयों को भारत बांग्ला सीमा पर तैनात किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि पाक, जब हम लोग जानते हैं कि जब पाक और बांग्लादेश का विभाजन हुआ था, तो उस समय जो है पूर्वी बांग्लादेश और एक तरह से और दूसरी तरफ पाकिस्तान, तो इन दोनों के लिए भी जो फोर्सेस अप्लाई करी जाती हैं या फिर जो भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो तैनात करी जाती है। ठीक है, तो बांग्लादेश की सीमा पर भी ये तैनात किए जाते हैं। तो अभी जो है ये महिलाएं, 100 से ज़्यादा महिलाएं जो है तैनात की गई हैं, वो भारत बांग्ला सीमा पर भी हैं और भारत पाक सीमा पर भी तैनात की गई हैं। कुल मिलाकर विभिन्न चरणों में सीमा पर 595 महिला कांस्टेबल तैनात किए जाएंगे, अभी और भी तैनात किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस, है ना, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। अब ये 1962 में स्थापना इसकी हुई। सिद्धांत इसका है वीरता, दृढ़ता और प्रतिबद्धता। ठीक है, वीरता, दृढ़ता और प्रतिबद्धता। और इसकी जो मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है और इसके जो डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल हैं इस समय, वो राहुल रसगोत्रा हैं। ठीक है, तो आईटीबीपी जो है ये गृह मंत्रालय के अधीन ही आती है। ठीक है, तो जितनी भी ज़्यादातर जो भी अर्धसैनिक बल हैं उनमें जो भी बॉर्डर से रिलेटेड फोर्सेस हैं, जैसा कि मैंने बताया, वो सभी जो हैं बेसिकली उनको जो है गृह मंत्रालय के अंडर में रखा जाता है। ठीक है, गृह मंत्रालय को वो रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, डीजी जो होते हैं। तो अधीन भारत में एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है ये। ठीक है, तिब्बत के साथ भारत की सीमा की रक्षा के लिए जिम्मेदार है। इसका गठन जो है 1962 के चीन भारत युद्ध के बाद किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, इस बल का गठन 1962 के युद्ध के पहले सप्ताह में 4 बटालियन की ताकत थी। उसके बाद इसको जो है, इसका उद्देश्य खुफिया जानकारी एकत्रित करना, ठीक है, पारंपरिक और गुरिल्ला युद्ध लड़ना। ये गुरिल्ला युद्ध मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गुरिल्ला युद्ध लड़ने के लिए जो है इनको प्रशिक्षित किया जाता है, इसके सैनिकों को। और चीनी सीमा पर भारतीय संचार प्रणालियों को बेहतर बनाना था उस समय, और इसका गठन जो है सीआरपीएफ एक्ट के तहत किया गया था। तो सीआरपीएफ अधिनियम जो था उसके तहत जो है आईटीबीपी का एक तरह से फाउंडेशन रखा गया था, इसको फाउंड किया गया था। ठीक है, उन्होंने 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के साथ साथ 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भी भाग लिया था। ठीक है, तो ये इस जो आईटीबीपी है इसने जो है भारत पाकिस्तान युद्ध के टाइम पे भी भाग लिया था। 1978 में
बल को 9 सेवाएं बटालियनों में 4 विशेषज्ञ बटालियन और 2 प्रशिक्षित केंद्रों के साथ पुनर्गठित किया गया था एट दैट टाइम। अभी की स्थिति क्या है कि 1982 में एशियाई खेलों में भी गुटनिरपेक्ष आंदोलनों में जो है 7वें शिखर सम्मेलन में, 1983 में राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्ष की बैठक में सुरक्षा सेवाएं जो है इसने प्रदान की। 1987 में पंजाब में जो उग्रवाद के अंतिम चरण में और पंजाब राज्य के बैंक डकैतियों को रोकने के लिए आईटीबीपी की 6 और बटालियाँ बनाई गई। ठीक है, तो 6 और बटालियन बनाई गई। 1992 में भी आईटीबीपी जो है के अधिनियम के तहत जो है इसको सीआरपीएफ अधिनियम के तहत फिर अधिकृत किया गया था। ठीक है, इससे पहले जो है इससे पहले सीआरपीएफ पे था, उसके बाद फिर आईटीबीपी अधिनियम एक अलग से बना दिया गया 1992 में, 1992 में। तो आईटीबीपी अधिनियम के नियम 1994 में बनाए गए थे। 2004 में आईटीबीपी ने सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में असम राइफल्स की जगह लेते हुए 3488 किलोमीटर की लंबी सीमा पर सीमा गश्त की जिम्मेदारी जो है ये संभाली है। ठीक है, तो पहले आईटीबीपी की जगह जैसा कि मैंने बताया कि असम राइफल्स के सैनिक लगाए जाते थे, लेकिन उसके बाद जब आईटीबीपी का फॉर्मेशन हो गया तो सिक्किम में बेसिकली और अरुणाचल प्रदेश में वहाँ पर जो है ये आईटीबीपी के सैनिक लगाए जाने लगे। ठीक है, तो मेनली क्या हुआ, चाइना के साथ जो वार हुआ था उसके बाद ही इसका फाउंडेशन किया गया था। बेसिकली ज़रूरत जो है उसकी चाइना वार के बाद ही पड़ी थी। ठीक है, नेक्स्ट है आईटीबीपी पहले सीमा पर गश्त के लिए असम राइफल्स के साथ मिलकर काम करती थी और 1999 में कारगिल युद्ध के बाद एक सीमा एक बल के सिद्धांत, अब ये देखिए पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि एक सीमा एक बल या फिर कोई भी सिद्धांत है किसी भी बल का, एक मिनट रुकिएगा, कोई भी सिद्धांत है किसी भी बल का, तो क्या होता है वो सिद्धांत पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। अगर मान लीजिए आप किसी भी एनडीए या फिर की तैयारी कर रहे हैं या फिर एनडीए के बाद सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तो या फिर किसी फोर्सेस में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में कि एक सीमा एक बल मान लीजिए किसका जो है एक टैग लाइन है। ठीक है, तो ये जो है इसका सिद्धांत जो है इसकी जो प्रिंसिपल है ये वो एक सीमा एक बल के सिद्धांत के तहत गठित एक समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर लिया गया था इसका निर्णय। ठीक है, उसके बाद आईटीबीपी के 2 कमांडों में विभाजित किया गया है। एक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक करता है और 5 फ्रंटियर हैं इसके। ठीक है, और आईजी के अंडर में रहता है, सबसे ऊपर क्या होते हैं डीजी, डीजी के अंडर में फिर आईजी, आईजी के अंडर में फिर डीआईजी, डीआईजी के बाद में फिर एसएसपी रैंक या फिर वहाँ पर जो है वो पर्टिकुलर लेफ्टिनेंट रैंक होती है उसमें जाते हैं। ठीक है, फ्रंटियर को 15 सेक्टरों में विभाजित किया गया है और इसमें प्रत्येक नेतृत्व में उप महानिरीक्षक डीआईजी करता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 62 बटालियन हैं, इसमें 56 नियमित हैं, 4 विशेषज्ञ हैं, 17 प्रशिक्षण केंद्र हैं इसके, 7 रसद प्रतिष्ठान हैं, 2 अतिरिक्त बचाव बटालियन हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपदा प्रक्रिया बल में प्रतिनियुक्ति किया गया है। ठीक है, तो ये जो 2 अतिरिक्त बचाव बटालियन है इनको जो है एनडीआरएफ में नियुक्त किया गया है। एक तरह से जो मान लीजिए कोई बाढ़ आ जाती है या आकस्मिक रूप से कोई ऐसी कलमाइटीज़ आती है या फिर कोई कह सकते हैं कि जो आपदा प्रबंधन के लिए जो एनडीआरएफ बनाई गई है तो आपदा प्रबंधन में भी जो है अलग से भी ये सुरक्षा प्रदान करने के लिए इनकी 2 अतिरिक्त बटालियन उसके साथ में रहती हैं। ठीक है, तो आईटीबीपी प्राथमिक भूमिका लद्दाख में कराकोरम दर्रे से लेकर के अरुणाचल प्रदेश में दीफू ला दर्रा जो है, दीफू दर्रा पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो याद रखिएगा दीफू दर्रा है जो कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। बॉमडिला है वो भी अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, और जैसे लद्दाख में ये कराकोरम दर्रा है। ठीक है, तो कराकोरम पर्वत श्रेणी है उससे ये दर्रा निकला हुआ है वहाँ से। ठीक है, तो 3488 किलोमीटर लंबी भारत चीन सीमा जो है उसके गश्त करना है और उसके लिए इसके लिए 32 बटालियन और 157 चौकियाँ हैं। ठीक है, अब आईटीबीपी का प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र उत्तराखंड के मंसूरी में स्थित है। तो मंसूरी में जो है हम लोग जानते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाने वाले लोग होते हैं उनका भी जो है एक तरह से लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी है वो भी वहीं पर लोकेटेड है। ठीक है, मंसूरी में ही है, तो मंसूरी में ही जो है आईटीबीपी का प्रशिक्षण केंद्र भी वहीं पर है। ठीक है, प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना जो है 1976 में की गई थी
और यह बल अधिकारियों को प्रशिक्षित करता है, अधिकारियों को बेसिकली, ठीक है ना, मेनली। नेक्स्ट है सशस्त्र सीमा बल, एसएसबी। इसकी स्थापना 15 मार्च 1963 में की गई। इसका सिद्धांत जो है, प्रिंसिपल है, मोटो है, सेवा, सुरक्षा और भाईचारा, ठीक है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में डीजी जो हैं वो अमृत मोहन प्रसाद हैं। सशस्त्र सीमा बल जो है ये भी गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है, ठीक है ना। तो उसके साथ साथ जो है ये नेपाल और भूटान के साथ भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए जिम्मेदार है। तो इसको भी, एसएसबी को भी नेपाल और भूटान के लिए लगाया गया है। तो नेपाल और भूटान की सीमा सुरक्षा के लिए एसएसबी है। बीएसएफ है पाकिस्तान से सुरक्षा के लिए, और कुछ जगहों पर ये बांग्लादेश की भी सुरक्षा करता है, बाउंड्रीज को लेकर के है। और आईटीबीपी मैंने बताया जैसा कि चाइना के साथ में है, और म्यांमार के साथ जो है ये असम राइफल्स भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो उसके बाद जो है सशस्त्र सीमा बल की स्थापना मूलतः विशेष सेवा ब्यूरो एसएसबी के नाम से 15 मार्च 1963 को 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद की गई थी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि नेपाल से और भूटान की तरफ से, जैसे डोकलाम विवाद अभी चला था, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है बहुत ही से ही मतलब जो है पूरा जो है नॉर्थ ईस्ट जुड़ा हुआ है इंडिया का। और वहाँ पर जो है डोकलाम को लेकर के जो है चाइना ने भूटान पर के डोकलाम पर कब्जा करना चाहा था। और उसके अलावा भी है जो सिक्किम में भी है ऐसा करता रहा है चाइना, ठीक है। उस सब को लेकर के तो भूटान हो गया। और दूसरा क्या है, नेपाल में भी जो है पोखरा है, पोखरा के जो उस तरफ जो है जहाँ पे एवरेस्ट की चोटी, वो एवरेस्ट की चोटी है, तो बैक साइड जो हिमालय है तो वहाँ पे वो चाइना जो है की बाउंड्री पड़ जाती है नेपाल के पास में। तो नेपाल के जरिए भी जो है घुसपैठ होने लगती है चाइनीज़ की, तो उसको रोकने के लिए भी ये सशस्त्र सीमा बल को जो है तैनात किया गया। इसके साथ साथ जो है इन दोनों के लिए, नेपाल और भूटान के लिए इसको तैनात किया गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, उसके बाद बल का प्राथमिक कार्य इंटेलिजेंस ब्यूरो के विदेशी खुफिया विभाग का सशस्त्र सहायता प्रदान करना है था, जो बाद में 1968 में इसके निर्माण के बाद रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ बन गया, ठीक है। तो पहले तो ये क्या था कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंडर में विशेष खुफिया एक विभाग था, तो जो है इसके जो अधिकारी थे वो कार्य करते थे, है ना, नियुक्त किए जाते थे। और उसके बाद जो है ये रॉ अलग से बना दिया गया रॉ, तो फिर इसको जो है फिर इनको जो है वहाँ से उस सेवा से मुक्त किया गया। मुख्य उद्देश्य क्या है, चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के द्वारा किए गए आक्रमण का मुकाबला करना है, ठीक है, ये मेनली करना था, ठीक है। और 2001 में रॉक से गृह मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया ये, ठीक है। तो अभी क्या है, गृह मंत्रालय के अंडर में है। पहले क्या था, रॉक के अंडर में गया था, उससे पहले जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंडर में था, ठीक है। और नेपाल और भूटान की सुरक्षा करता है। नेपाल और भूटान के बॉर्डर से मतलब कि जो है सीमाओं से निगरानी रखता है। और साथ साथ में इसकी भूमिका के अनुसार कारगिल वार में भी इसका नाम, जब कारगिल वार में एसएसबी का नाम बदल करके सशस्त्र सीमा बल कर दिया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं, अब इसमें एक बटालियन में 1000 कर्मी होते हैं। 2005 तक जो है 25 बटालियन थी। 2 वर्षों में 20 और बटालियन बढ़ी। उसके बाद 2 सेक्टर मुख्यालय हैं, 1 फ्रंटियर मुख्यालय है। और उसके बाद में 2021 में एसएसबी को अगले 4 वर्षों में 12 बटालियन बनाने के और मंजूरी मिल गई है, ठीक है। तो 21 में मंजूरी मिली थी, तो अभी जो है ये बटालियन बनाने, अभी जो करंट सिनेरियो है कि अभी तक जो है अगर बटालियन बन गई होती तो फिर इसमें चेंजेस दिखाया था। तो 1921 में ये 4 वर्षों में कि 22, 23, 24, 25 तक जो है इसको 12 बटालियन और कंप्लीट करनी है, ठीक है, इसमें जोड़ी जाएंगी। और 2 और सेक्टर और 1 फ्रंटियर बटालियन जो है वो उसके लिए भी मंजूरी मिल गई है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, एनएसजी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। एनएसजी जो होते हैं ये पर्टिकुलरली जो है एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, कोई पर्टिकुलर पर्सन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए भी इनको लगाया जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जो है एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, 16 अक्टूबर 1984 को, अब ये 84 के जो दंगे हुए थे
और जो अमृतसर वाली घटना है, या फिर जो जिस तरह से जो है इंदिरा गांधी का जो एसेसिनेशन हुआ था, या फिर उनको जो है उनकी हत्या जिस तरह से करी गई थी, उसके बाद में जो है एनएसजी की ज़रूरत पड़ी कि एक एनएसजी होनी चाहिए अलग से, जो कि आंतरिक मामलों में यहाँ पे जो है बड़े जो इमिनेंट पर्सन है उनको जो है वीआईपी पर्सनस को जो है एक तरह से सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। ठीक है, तो उसके लिए इनका सिद्धांत जो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। ठीक है, मुख्यालय नई दिल्ली में है और डीजी इसके जो हैं बी श्रीनिवासन हैं। तो एनएसजी जो है आमतौर पर ब्लैक कैट के रूप में जाना जाता है और गृह मंत्रालय के तहत भारत का एक आतंकवाद रोधी इकाई है। ठीक है, और हम लोग देखते हैं कि जब भी मान लीजिए पार्लियामेंट पे हमला हुआ था, उस टाइम पर भी एनएसजी एक्टिव की गई थी। एनएसजी जो ब्लैक कमांडर्स जो होते हैं, तो जो काली वर्दी इनकी होती है, तो ये जो है एनएसजी में जो होते हैं कि उनको एक पर्टिकुलरली एक स्पेस प्रोवाइड किया जाता है, कि एक पर्टिकुलरली क्षेत्र प्रोवाइड किया जाता है कि वहाँ पर आपको सुरक्षा देनी है। ठीक है, तो आतंकवादी जो गतिविधियाँ हैं तो वो वहाँ पे बॉर्डर पे ना होकर के जो आंतरिक सुरक्षा को लेकर के भी वो महत्वपूर्ण है। तो उसको लेकर के एनएसजी का जो है इसकी स्थापना की गई 1984 में। तो 84 के दंगों के बाद में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, उसके बाद में 16 अक्टूबर 1984 सिख आतंकवादियों के खिलाफ में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार में क्या हुआ था कि उसमें तमाम सिख जो हैं वो मारे गए थे। तो उसके बाद में आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए आंतरिक गड़बड़ियों से राज्यों की सुरक्षा के लिए की गई थी। ठीक है, तो इंदिरा गांधी जी के समय में ये करी गई थी। उसके बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम 1986 के तहत भारत की संसद में औपचारिक रूप दे दिया गया इसका। एनएसजी को आकस्मिक तैनाती बल बोला जाता है कि जब सारे जो है बल जो हैं, जैसे इंटरनल फोर्सेज हैं, तो इंटरनल फोर्सेज में मान लीजिए जैसे आतंकवादी घटना हुई, और वो आतंकवादी घटना इस तरह की हुई कि मान लीजिए वहाँ पर अलग से फोर्स की ज़रूरत पड़ी, तो स्पेशल जो फोर्स है वो एनएसजी को ड्यूटी दी जाती है कि वो एनएसजी को लगाया जाता है वहाँ पर, कि एनएसजी जो है ये इसको जो है संभाले। ठीक है, तो ये आकस्मिक तैनाती बल के रूप में भी इसको जाना जाता है। ठीक है, गंभीर आतंकवादी हमलों के दौरान, जैसे पार्लियामेंट पे अटैक होना, या मुंबई में बम कांड, मुंबई बम ब्लास्ट होना। ठीक है, तो इन सब चीज़ के लिए जो इंटरनल मान लीजिए किसी तरह से आतंकवादी छुपे हुए हैं कहीं पर, या ऐसी कुछ पता लगता है, तो उसके लिए भी जो है जब ये एक्टिव होते तो उस टाइम पे भी एनएसजी लगाई जाती है। ठीक है, तो हस्तक्षेप करता है। इससे सबसे खराब स्थिति में नई दिल्ली की प्रतिक्रिया बल के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है, एनएसजी की भर्ती भारतीय सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल दोनों से की जाती है। अब देखिए यहाँ पे जो है ये डेपुटेशन पे आते हैं भारतीय सेना के लोग, और दूसरा जो है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल का एक अलग से जो टेस्ट होता है, यूपीएससी कराती है, तो उसके द्वारा भी ये इनको जो है नियुक्त किया जाता है। दोनों से की जाती है। इसे पारंपरिक अर्धसैनिक बल के रूप में कड़ाई से वर्गीकृत नहीं किया गया है। तो ये अर्धसैनिक बल के रूप में इसको नहीं लिया जाता है, ये याद रखिएगा। तो मैंने जो बताया था कि 4 अर्धसैनिक बल हैं। ठीक है, उसके बाद में जो ये एक्स्ट्रा अलग से फोर्स को बताया था, ठीक है ना, एनएसजी को, तो ये एक तरह से विशेष संघीय आकस्मिक इकाई है। ठीक है, तो एनएसजी का कार्य क्या है, वही आतंकवादी गतिविधियों को जो है उनसे निपटना है, और उसके बाद में आंतरिक अशांति और भारत के बाहर हमलों, हत्या, मिशनों और राज्यों की रक्षा करना है। ठीक है ना, क्लियर होगा। एनएसजी के अब यहाँ पे एक थोड़ा सा एक फैक्ट आता है कि यूके और दूसरा जर्मनी, तो एनएसजी को यूके के SAS और जर्मनी के GSG 9 के तर्ज पर तैयार किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। थोड़ा सा भी डीप अगर यूपीएससी पूछ लेगा अगर पर्टिकुलर को लेकर के, इसको जो है पर्टिकुलरली यूके के SAS और जो जर्मनी का जो GSG 9 है उसको लेकर के, या उसके हिसाब से उसको एनएसजी को फॉर्मेशन किया गया था। तो इन्हें पूछ सकता है कि किस फोर्स को जो है ऐसा फॉर्मेशन किया गया था। ठीक है, किसके तर्ज पर जो है फॉर्मेशन किया। एनएसजी की भर्ती के लिए भारतीय सशस्त्र बलों और पुलिस बल की कम से कम 3 साल की सेवा का अनुभव होना जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि या तो भारतीय सशस्त्र बल, यानी कहने का मतलब है कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, ठीक है, उसमें जो है जो सशस्त्र बल हैं, ठीक है, जो 4 जैसे BSF है, या ITBP है, असम राइफल्स है, या CISF है, या CRPF है, तो ये सशस्त्र बल के साथ साथ या पुलिस बल कोई है, जैसे मान लीजिए कोई भी गृह मंत्रालय के अंडर में जो कोई पुलिस बल आता है, ठीक है, खासकर जो है
नई दिल्ली की जो पुलिस व्यवस्था है, ठीक है। तो उनको कम से कम वहाँ पर 3 वर्ष की जो है इनका अनुभव एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी इनको जो है एनएसजी में लिया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सीआईएसएफ। देखिए सीआईएसएफ जो है ये 15 मार्च 1969 में जो है इसकी स्थापना की गई थी नई दिल्ली में। और ये केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जैसा कि मैंने बताया है आपको पहले ही कि एमएनसीज, मान लीजिए कोई प्राइवेट एमएनसी है तो अभी तक तो जो है केवल इन्फोसिस को ही सुविधा दी जाती थी, अब हो सकता है किसी और को बढ़ा दी गई हो, लेकिन इन्फोसिस इंडिविजुअल ऐसी एमएनसी है और जो प्राइवेट फर्म है जिसको जो है सीआईएसएफ जो है सुरक्षा प्रदान करती है। बाकी जैसे आईटीआई है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री है ना, और दूसरा मान लीजिए ये जितने भी महारत्न कंपनी है, नवरत्न कंपनी है। अभी आप देख लीजिए मेट्रो में जाइए तो मेट्रो में भी जो सुरक्षा लगाई जाती है तो वो भी सीआईएसएफ के जो है सैनिक लगाए जाते हैं। एयरपोर्ट्स में जाइए, एयरपोर्ट्स में जो है वहाँ पर भी सीआईएसएफ के सैनिक लगाए जाते हैं। तो जो भी आंतरिक सुरक्षा को लेकर के जो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस जो है इसको बोला जाता है, तो जो मुख्य रूप से कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर सीआईएसएफ को तैनाती की जाती है। तो इसको जो है ये गृह मंत्रालय के अधीन ये भी आता है, और उसके बाद में एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, ठीक है। तो प्राथमिक मिशन इसका क्या है, बड़े संस्थानों में सुरक्षा प्रदान करना है। और इसका जो है स्थापना 15 मार्च 1969 को जो है भारतीय संसद के अधिनियम के तहत 2800 कर्मियों की क्षमता के साथ की गई थी। तो शुरुआत में जो है 2800 कर्मी को लेकर के इसको जो है सीआईएसएफ को बनाया गया था, ठीक है। अब यहाँ पर जो है सीआईएसएफ के को बाद में 15 जून 1983 को पारित संसद के अन्य अधिनियम के द्वारा औपचारिक रूप से अधिकृत कर दिया गया। तो मतलब पहले जो था वो उसमें से थोड़ा सा औपचारिक रूप से एक तरह से संसद का अधिनियम के रूप में उसको जो है अलग से उसको फोर्स का दर्जा दिया जाना था, तो वो जो है किया गया 1983 में, ठीक है। तो वर्तमान में सक्रिय ताकत में 1,48,371 कर्मी हैं इसमें टोटल, ठीक है। और अप्रैल 2017 तक जो है सरकार ने स्वीकृत संख्या जो है 1,45,000 से बढ़ाकर 1,80,000 कर दी। उसके बाद जो है 2 लाख कर दिया गया है अभी तक, ठीक है। अब इसमें मेनली क्या है, हवाई अड्डों की सुरक्षा बताया मैंने, बंदरगाहों की सुरक्षा, मेट्रो रेल, सरकारी भवन, विरासत, स्मारक। अब कोई भी ऐसी साइट है जैसे मान लो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है या है ना, या फिर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे जैसे दिल्ली में हो गया लाल किला हो गया, या फिर और कुतुब मीनार हो गया, या और भी ऐसा कई प्लेसेस हैं जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वहाँ पर भी और भी अन्य जो भी स्मारक हैं वहाँ पर भी ये सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है। अब ऐसे इंडिया गेट पे भी जो है सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी जो है सीआईएसएफ के अंडर में आती है, ठीक है। तो उसके बाद जो है ताजमहल, लाल किला सहित अफीम और एल्कोलाइट का निष्कर्षण उसके लिए भी होता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, अब इसरो है और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, या फिर कोई और संस्थान है, ठीक है। तो इन सब के लिए भी जो है ये सीआईएसएफ को नियुक्त किया जाता है एज ए सिक्योरिटी फोर्स। अंतरिक्ष प्रतिष्ठानों में भी सुरक्षा करता है। उसके बाद में वर्तमान में ये क्या सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ क्या देखिए चुनाव में और नक्सल विरोधी अभियानों में और भारत सरकार द्वारा दिए गए अन्य सभी कर्तव्यों का पालन करता है। तो सीआईएसएफ जो है मान लीजिए कहीं कहीं पर भी जो है ख़ास तौर से कोई मान लो उपचुनाव हो रहा है और वो इंडस्ट्रियल एरिया है या इंडस्ट्रियल हब है मान लीजिए, तो वहाँ पर जो है सीआईएसएफ की भी भूमिका बढ़ जाती है, ठीक है। या फिर मेट्रो स्टेशन है तो मेट्रो स्टेशन के आसपास का जो एरिया है तो वहाँ पर भी जो है सीआईएसएफ की भूमिका बढ़ जाती है। तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है एनडीआरएफ में भी ये जो है इसकी बटालियन जो है काम करती हैं। तो जो एनडीआरएफ है वो हम लोग जानते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, ऐसे मान लीजिए कहीं पर बाढ़ आ जाती है या फिर कोई भूस्खलन हो जाता है या फिर किसी प्रकार से कहीं पर भी जो ऐसी क्षति हो जाती है जो कि दैवीय क्षति हो जाती है, तो उसके कारण जो है जो पर्टिकुलर फोर्स जो है एनडीआरएफ लगाई जाती है। तो एनडीआरएफ में भी ये अलग से जो है सीआईएसएफ के लोग भी वहाँ पर या सीआईएसएफ के सैनिक भी वहाँ पर जो है काम करते हैं, ठीक है, उनके साथ में। तो आपदा प्रबंधन में भी इसकी अहम भूमिका है। सीआईएसएफ के बाद एक फायर विंग भी है, तो फायर विंग भी है, कहीं जो है आग लग जाती है तो उसके लिए सीआईएसएफ को अलग से फायर विंग दी गई है।
तो जो उद्योगों में आग लगने की दुर्घटनाओं और की मदद करती है, यहाँ CISF पहरा देती है। ठीक है, शुरुआत में CISF में कर्मियों की भर्ती पोस्टिंग केवल पुरुषों तक थी, सीमित थी। अभी देखिए 1992 में, इसको थोड़ा याद रखिएगा, श्रीमती आशा सिन्हा ने भारत में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की पहली महिला कमांडेंट होने का गौरव प्राप्त किया था। ठीक है ना, तो CISF में पूरा जितना भी अर्धसैनिक बल है उनमें जो है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, ठीक है ना, तो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जो भी है उसमें जो है आशा सिन्हा को जो है CISF का एक तरह से पहली महिला कमांडेंट जो है ये इनको नियुक्त किया गया था। और मझगांव डॉक यार्ड जो है या मझगांव डॉक शिप यार्ड लिमिटेड में कमांडेंट के रूप में इनको तैनात किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, वर्तमान में CISF आंतरिक सुरक्षा चुनाव ये हो गया है। ठीक है, उसके बाद CRPF पे आते हैं। ठीक है, अब CRPF बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। CRPF को 1939 में जो है 27 जुलाई को फॉर्मेशन इसका किया गया था। सेवा और निष्ठा जो है इसका बेसिकली जो प्रिंसिपल बोल सकते हैं या मोटो है, और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और जो उसके बाद DG जो है इसके वो अनीस दयाल सिंह हैं इस समय इस समय जो करंट में है। ठीक है, तो 27 जुलाई 1939 को इसका केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को एक तरह से किया गया था। ठीक है, अब ये जो है ये भी गृह मंत्रालय के अधीन आता है और एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। CRPF को प्राथमिक भूमिका राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कानून व्यवस्था के लिए बनाए रखने के लिए आंतरिक सुरक्षा प्रदान करने में सहायता करना है। तो देखिए जैसे चुनाव होते हैं वहाँ पर भी जो है ये CRPF तैनात की जाती है। धारा 144 मान लीजिए कहीं पर लगाई गई है किसी क्षेत्र में, किसी राज्य में, तो वहाँ पर भी जो है CRPF तैनात की जाती है। किसी प्रकार की आंतरिक अशांति होती है किसी राज्य में, तो वहाँ पर भी CRPF का प्रयोग केंद्र सरकार कर सकती है और उसमें जो है राज्य सरकार के लेकर के कोई भूमिका उसकी नहीं रहती है। ठीक है, तो डायरेक्ट डिप्यूटेशन उसका किया जा सकता है। तो CRPF बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसको जो है इसका डिटेल में जाते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसमें जो है इसकी स्थापना के बाद में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में इसकी स्थापना हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। अब इसका जो है ये भारतीय स्वतंत्रता के बाद 28 दिसंबर 1949 को CRPF अधिनियम से अधिनियमित एक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बन गया। कानून व्यवस्था और आतंकवाद विरोधी गतिविधियों के अलावा चुनावों में की भूमिका निभाई जाती है। तो इसको मैं इलेक्शन के टाइम में मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, तो CRPF में सितंबर 1999 में संसदीय चुनावों में प्रमुख भूमिका निभाई गई थी। सबसे पहले जो चुनावों में क्या था कि 1999 के जो चुनाव हुए थे उसमें प्रमुख भूमिका जो है इसने निभाई थी। ठीक है, लोकसभा के जो चुनाव हुए थे। CRPF अधिकारियों को संयुक्त राष्ट्र में भी जो मिशन है उसमें भी तैनात किया जाता है। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि यूएन में भी जो है CRPF को भी तैनात किया जाता है। ठीक है, कुछ मिशन अगर ऐसे हैं जो UN में भेजे गए हैं तो वो CRPF उसमें इन्वॉल्व होती है। 247 बटालियनों और विभिन्न अन्य प्रतिष्ठानों के साथ CRPF भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है और 2019 तक इसकी स्वीकृत संख्या 3 लाख से अधिक कर्मियों की है। ठीक है, मूल रूप से क्या था, ये क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, एट दैट टाइम क्या था, CRP की स्थापना की गई थी, CRP की, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस की। ठीक है, और 1936 में जो है ये अखिल भारतीय कांग्रेस समिति जो बैठक हुई थी कांग्रेस की, तो वो मद्रास में एक प्रस्ताव पारित किया गया था शाही नीति के एक हिस्से के रूप में देसी राज्यों के विशाल बहुमत को कानून व्यवस्था बनाए रखने की मदद के क्राउन रिप्रेजेंटेटिव की बढ़ती इस इच्छा के बाद भारत की तत्कालीन रियासतों में राजनीतिक अशांति और आंदोलन के परिणाम स्वरूप की गई थी। अब देखिए जैसे इंडिया जब आज़ाद हुआ था तो उसके बाद में जो है जैसा कि रियासतें थीं जो इंडिया में उनको मर्ज करना था और उसको मर्ज करने के लिए जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी एट दैट टाइम जो है वो सरदार पटेल की जिम्मेदारी थी। तो सरदार पटेल ने जो है बहुत ही उनको जो है रजवाड़ों को और जितनी भी जो रजवाड़े थे उन सभी को जो है रियासतें थी उन सभी को भारत में पूरी तरह से जोड़ना ये बहुत इम्पोर्टेंट काम था। तो उसमें 3 आखिरी में रह गई थी, तो उसमें
हैदराबाद की जो रियासत थी तो उसको किसी तरह से पुलिस बल से जो है या रक्षा के द्वारा या किसी तरह से उसको अंडर में किया गया था इंडिया के। और जूनागढ़ ने तो पहले ही बोल दिया था कि जूनागढ़ जो है इसने इंडिया के साथ जो है भारत संघ में मिल गया था। और तीसरी जो रियासत थी वो कश्मीर रियासत थी, तो उसमें जो है हरी सिंह राजा थे। तो बाकी कहानी आप लोग को पता ही है कि किस प्रकार से बाद में जो है पाकिस्तान के द्वारा अटैक हुआ और वहाँ पर जम्मू कश्मीर में, और उसके बाद जो है हरी सिंह ने जो है भारत से सुरक्षा के लिए जो है मदद मांगी। तो उसके बाद जो है सरदार पटेल ने कहा कि आप भारत के अभिन्न अंग हो जाइए, लेकिन फिर भी उसमें एक अलग से जो अधिनियम बनाया गया था कि जब तक कि वहाँ की विधानसभा जो है जम्मू कश्मीर स्टेट की विधानसभा तब तक लॉ इंडिया का उस पर नहीं माना जाएगा जब तक कि वहाँ की विधानसभा उसको पास नहीं कर देती। परंतु जो 370 धारा जो है उसके जो कुछ में चेंजेस किए गए और उसके बाद जो है उसमें ये अमेंडमेंट्स करने के बाद में भारत का पूरी तरह से ये जम्मू कश्मीर जो है यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, लद्दाख अलग करके। ठीक है, तो उसमें डिटेल में नहीं जाते हैं। तो ये जो है तो ये रियासतों का जो एकीकरण था, तो ये रियासतों का एकीकरण करने के लिए जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय गृह मंत्री थे, उन्होंने उस टाइम पे जो है कोई रियासत जो है किसी प्रकार का आंदोलन ना कर दे या कोई ऐसा जो है किसी प्रकार का जो है विद्रोह ना कर दे, तो उसके लिए जो है ये सीआरपीएफ को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। स्वतंत्रता के बाद जो है 28 दिसंबर 1939 को जो है 49 माफ़ कीजिएगा 49 को संसद के एक अधिनियम द्वारा बल के नाम पर बदलकर सीआरपीएफ इसको नाम कर दिया गया, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया गया। इस अधिनियम ने सीआरपीएफ को संघ के सशस्त्र बल के रूप में गठित किया। ठीक है, तो अब ठीक 10 साल बाद जो है ये 1939 में, उसके बाद फिर 1949 में, तो 49 में जो है ये सीआरपीएफ बना। उससे पहले 39 में ये है ना क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट आते हैं, अब सीआरपीएफ का नेतृत्व जो है एक महानिदेशक करता है। ठीक है, तो डीजी करता है, बाकियों का भी डीजी करता है ना नेतृत्व। भारतीय पुलिस सेवा से आता है तो आईपीएस होना चाहिए, या फिर अतिरिक्त जो है उसकी भर्ती जो है स्पेशल रूप से जो है होनी चाहिए। ठीक है, डिप्यूट किया जाना चाहिए, है ना, वहाँ मिलिट्री से। तो यहाँ पे डेपुटेशन का तो कोई जिक्र नहीं आया है, लेकिन इसको कहा गया है कि ये आईपीएस रैंक का होना चाहिए। उसके बाद में 3 अतिरिक्त महानिदेशक, 9 महानिरीक्षक आईजी, उसके बाद एक वित्तीय सलाहकार फाइनेंस एडवाइज़र और एक निदेशक डायरेक्टर मेडिकल, ठीक है, चिकित्सा के लिए सहायता प्रदान के लिए किया जाता है। लगभग 1200 की 247 बटालियन हैं। प्रत्येक बटालियन की कमान कमांडेंट रैंक के एक कमांडिंग ऑफिसर के पास होती है, तो कमांडेंट होते हैं, तो कमांडेंट बोले जाते हैं सीआरपीएफ के कमांडेंट। ठीक है ना, तो उसके बाद जो है इसमें सीआरपीएफ की 7 कंपनियां जो हैं अभी हैं, और इनमें से प्रत्येक में 135 लोग होते हैं। प्रत्येक कंपनी का नेतृत्व जो है एक सहायक कमांडेंट, असिस्टेंट कमांडेंट करता है। ठीक है, तो सीपीओ का जो टेस्ट होता था या इसको जो है सीएपीएफ में बदल दिया गया है, तो इसमें ये है डायरेक्ट असिस्टेंट कमांडेंट ही भर्ती किए जाते हैं यूपीएससी के द्वारा। ठीक है ना। नेक्स्ट है फिर अब इसमें जो है एक इम्पॉर्टेंट है रैपिड एक्शन फोर्स, तो आरएएफ और दूसरा कोबरा। ठीक है, तो रैपिड एक्शन फोर्स जो है कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए चुनाव हो रहे हैं, इसी को एग्जाम्पल लेते हैं, सटीक एग्जाम्पल है कि चुनाव में या फिर मान लीजिए कहीं दंगा हो गया, ऐसे केस में आप लोगों ने देखा होगा कि ब्लू जो नीले रंग के जिनकी वर्दी होती है वो आरएएफ करके रैपिड एक्शन फोर्स जो है लगाएगा। त्वरित कार्य बल इसको बोला जाता है कि जो है तुरंत जो है किसी दंगे को, किसी जो ऐसा कोई गतिविधि हो रही है जो कि शांति को और जो है शांति को जो है खंडित कर रही है, अशांति फैला रही है, तो उसके लिए जो है इसको जो है तुरंत जो है आरएएफ को उसमें डिप्यूट किया जाता है। ठीक है, वहाँ पे जब लगाने के बाद में तो ये आरएएफ जो है ये किसका अंग है, ये सीआरपीएफ का ही एक अंग है। ठीक है, तो आरएएफ जो है सीआरपीएफ के तहत एक विशेष इकाई है। ठीक है ना, कुल ताकत जो है इसकी 15 बटालियन है। सांप्रदायिक और संबंधित नागरिक अशांति, ठीक है, तो
तो सांप्रदायिक हिंसा जो भी होती है उसके निपटने के लिए दंगा नियंत्रण बल के रूप में अक्टूबर 1992 में इसका गठन किया गया था और बटालियनों की संख्या 99 से 108 तक है। आरएएफ एक शून्य प्रक्रिया बल है। इसका उद्देश्य जो है संकट की स्थिति में तुरंत प्रक्रिया प्रदान करना, ठीक है ना। कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन, ठीक है ना। रेजोल्यूट एक्शन जो है ये कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन, ये कोबरा हो गया, ठीक है। तो ये जो है कोबरा फोर्सेज है। इसमें ये क्या है, कोबरा फोर्सेज बेसिकली नक्सली जो दंगे होते हैं या कुछ एरिया है, जैसे मान लीजिए छत्तीसगढ़ का एरिया है, झारखंड का कुछ एरिया है, गढ़चिरौली है छत्तीसगढ़ में, झारखंड में है, ठीक है। और उसके बाद में जो है आंध्र प्रदेश में जो कुछ एरिया है वो सभी जो है ये नक्सल, या पश्चिम बंगाल में भी कुछ नक्सल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, ठीक है। तो नई नक्सलाइट्स को जो है रोकने के लिए इसमें जो है ये कोबरा फोर्स का गठन किया गया, ठीक है। तो भारत में नक्सली विद्रोह को निपटने के लिए 2008 में ये बनाई गई और सीआरपीएफ की विशेष ऑपरेशन इकाई है। वर्तमान में 10 कोबरा इकाइयाँ हैं, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट रेलवे सुरक्षा बल पे, आरपीएफ। तो रेलवे सुरक्षा बल जैसा कि आपको पता है कि ये जो है इसकी स्थापना जो है 2 जुलाई 1872 को हुई और यशो लाभस्व जो है इसका मोटो है या सिद्धांत है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। डीजी इस समय जो हैं वो डायरेक्टर जनरल मनोज यादव हैं आरपीएफ के। आरपीएफ के काम जो है ये रेल मंत्रालय के अंदर में आता है। पहली बात तो ये आप लोग अच्छी तरह जानते ही हैं कि आरपीएफ का काम जो है रेलवे के अंदर सैनिक जैसे चलते हैं, तो कहीं किसी प्रकार की जो है घटना हो जाए और या फिर कोई संदिग्ध स्थिति उत्पन्न हो जाए, ऐसी स्थितियों में जो है आरपीएफ को डेजिग्नेट किया गया, आरपीएफ को जो है अलग से जो है इस्टेब्लिश किया गया जो रेलवे की सुरक्षा को देखेंगे। और उसमें भी क्या है कि ये जो है रेलवे ट्रेन जो चलती हैं उनके साथ साथ चलते हैं, लेकिन ये जो लोकल स्टेशन होते हैं वो लोकल स्टेशन में इनका कोई भी हाथ नहीं होता है। बाकी जितनी भी सुरक्षा है, चाहे वो जान माल की हानि को लेकर के हो और या फिर कोई और तस्करी को लेकर के हो या फिर कोई ऐसा किसी प्रकार का जैसे रेलवे में सुरक्षा को लेकर के, जो चलती ट्रेन में सुरक्षा को लेकर के जो भी बात आती है, उन सब के लिए जो है आरपीएफ की जो पुलिस के जो सैनिक हैं वो उसकी रक्षा करते हैं, ठीक है। तो रेलवे पुलिस समिति 1872 की सिफारिश के आधार पर रेलवे पुलिस को कानून लागू करने के लिए सरकारी पुलिस जीआरपी के पूर्ववर्ती, अब याद रखिएगा जीआरपी का पूर्ववर्ती, ठीक है ना। जीआरपी देखिए क्या होती है, वो आती है स्टेट के अंडर में और जीआरपी स्टेशन पे लगाई जाती है, ठीक है। तो स्टेशन में अगर कुछ होता है तो स्टेशन में किसी प्रकार की जो मान लीजिए किसी भी प्रकार का जो इम्बैलेंस होता है क्या फिर किसी प्रकार की जो घटना घटती है तो उसके लिए जीआरपी जिम्मेदार होती है, उसकी रिपोर्ट जो है जीआरपी लिखती है, एफआईआर। लेकिन ट्रेन को लेकर के या फिर नेशनल पर्सपेक्टिव को लेकर के जो है आरपीएफ का काम बढ़ जाता है, ठीक है। तो रेलवे में निगरानी और निगरानी के लिए कंपनी पुलिस आरपीएफ के पूर्ववर्ती में संगठित किया गया। तो एक तो जीआरपी को सरकारी पुलिस बोला गया, ठीक है, एट दैट टाइम, और आरपीएफ को क्या बोला गया, कंपनी पुलिस, ठीक है। तो कंपनी बटालियन टाइप से मतलब कंपनी पुलिस हो गई, ठीक है। तो इस तरह से संगठित किया गया। उसके बाद जो है इसको अलग से ये 1872 में जब ये किया गया, उसके बाद आरपीएफ भारत सरकार की रेल मंत्रालय के अधीन सशस्त्र बल है। इसका स्थापना जो है फिर बाद में अधिनियम बनाया गया 1957 उसके द्वारा की गई, ठीक है। तो उसके बाद फिर भारतीय संसद के द्वारा इसको जो है पारित किया गया रेलवे संपत्ति एवं यात्री क्षेत्र की बेहतर सुरक्षा के लिए, ठीक है ना। तो इसके लिए अधिनियमित किया गया था, ठीक है। अब रेलवे संपत्ति का अवैध कब्जा अधिनियम 1966, रेलवे अधिनियम 1989 समय समय पर जो है संशोधित करते हुए ये अपराध जितने भी जैसे भी जिस प्रकार के अपराध बढ़ते गए उस प्रकार से उसका संशोधन जो है होता चला गया उस लॉ का, ठीक है। और उसके बाद जो है अपराधों में तलाशी लेना पहली काम, तो दूसरा जो है गिरफ्तारी, ठीक है। तीसरा जो है मान लीजिए कोई संदिग्ध व्यक्ति है तो पूछताछ करने,
का मुकदमा चलाने की शक्ति है। अब इसमें एक चीज़ है, मान लीजिए ये एक जो है बेसिक एग्जाम्पल है कि कोई टीटी जैसे कोई चेक कर रहा है 3 AC या 2 AC में, और उसको कोई व्यक्ति मिलता है बिना टिकट के, या फिर जो है ऐसा कुछ संदिग्ध दिखाई देता है, तो जो RPF को वो बुला लेते हैं। ठीक है, तो ये तो आप लोगों ने भी देखा होगा। ठीक है, तो RPF जो है ये 2004 में रेलवे यात्री क्षेत्र और रेल यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी इनको सौंपी गई, और अन्य दंड कानूनों के तहत गिरफ्तारी की शक्ति प्रत्येक राज्य की सरकारी रेलवे पुलिस GRP के हाथों में है। ठीक है ना, अन्य दंड कानूनों में, ट्रेन के अलावा स्टेशन पे रहेगा तो GRP। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रेलवे सुरक्षा बल। सभी अधिकारी रेलवे सुरक्षा बल सेवा IRPFS, ठीक है ना, और उसके सदस्य हैं, और या फिर UPSC सिविल सेवा परीक्षा से इनको लिया जाता है, सिविल सर्विसेज से। ठीक है, भर्ती किए जाते हैं। समयबद्ध पदोन्नति उनको मिलती, गैर राजपत्रित रैंक से लेकर के अधिकारी रैंक तक उनको पदोन्नत किया जाता है। ठीक है, ग्रुप A सर्विसेज होती हैं, जो जैसे कि हम लोग जानते हैं, जो हम लोग का जो IAS का पेपर आता है ना, सिविल सेवा का, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स या फिर मेंस, उसके बाद सिविल सर्विसेज को क्लियर करते हैं तो उसमें जो है डेजिग्नेट किया जाता है यहाँ पे RPF में एक जो है गस्टेड ऑफिसर की तरह से। इनको क्लास 1 ऑफिसर जिसको कह सकते हैं, ग्रुप A में जो आते हैं। ठीक है, तो ग्रुप A में जो आ गई, उसके बाद जो है RPF के महानिदेशक का पद जो है एक वरिष्ठ पुलिस, भारतीय पुलिस सेवा IPS होना चाहिए, सीनियर मोस्ट IPS होना चाहिए, अधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्ति पर रखा जाता है, डेपुटेशन पर रखा जाता है। वर्तमान में मनोज यादव IPS जो हैं रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट आते हैं स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। अब हमारे पास 2 फोर्स और रह गई हैं, जो कि अर्धसैनिक बल नहीं, बल्कि जो या कह सकते हैं कि एक तरह से जो आंतरिक सुरक्षा या फिर या बॉर्डर को लेकर के नहीं, बल्कि ये जो है अन्य, जैसे RPF है वैसे ही SSF है, और दूसरा SPG है। इनका क्या रोल रहा SSF और SPG का, इसके बारे में भी अब हम जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है SFF स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, इसका जो है स्थापना जो है इसकी 14 नवंबर 1962 में की गई थी। यशोलाभस्व इसका सिद्धांत है, मुख्यालय नई दिल्ली है, और इसके DG जो हैं ये आई थिंक दैट देयर सम, ठीक है, इसको ये मनोज यादव तो पुराना लिखा हुआ गलत लग गया है। खैर, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जो है ये एक अर्धसैनिक विशेष बल है। ठीक है ना, इसकी स्थापना 14 नवंबर 1962 को हुई थी। इसका मुख्य मकसद जो है चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA जो थी, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी चीन की, उसका सामना करना था एट दैट टाइम पे SF का। अभी क्या है कि ये भारतीय सेना की सबसे गुप्त गुरिल्ला बल माना जाता है। देखिए, गुरिल्ला युद्ध में जो आप लोग हिस्ट्री पढ़े हैं तो आप लोग को पता होगा कि गुरिल्ला युद्ध का जो महारत हासिल थी वो मराठों को हासिल थी। तो शिवाजी जो थे उसमें जो है बहुत ज़्यादा पराक्रमी थे, और उस चीज़ को लेकर के गुरिल्ला युद्ध वो करते थे। ठीक है ना, तो गुरिल्ला युद्ध की जो पद्धति है वो पहले से एक्चुअल में ये मुग़ल काल से जो है इसको स्टार्टिंग हुई थी, लेकिन इंडिया में जो है ये शिवाजी और जो मराठास थे उनके द्वारा ये स्टार्ट करी गई थी। ठीक है, तो गुरिल्ला बल जो है ये माना जाता है, ये प्रतिष्ठान 22 के नाम से जाना जाता है, प्रतिष्ठान 22। ठीक है, SF मुख्य रूप से तिब्बती शरणार्थियों और गोरखा शामिल होते हैं। चीन के खिलाफ भारत में तिब्बती शरणार्थियों और तिब्बती प्रतिरोध सेनानियों से मिलकर एक विशेष बल बनाने का विचार पहली बार जनरल KS थिमैया द्वारा रखा गया था। ये क्वेश्चन पूछा सकता है कि KS थिमैया द्वारा कौन सा बल जो है स्थापित करने के लिए उन्होंने एक तरह से पहल की थी, तो वो जो है SFF है। अब जब वह मई 1957 और मई 1961 के बीच में भारतीय सेना का नेतृत्व कर रहे थे, तो SSF ने जो है बांग्लादेश मुक्ति युद्ध जो है, बांग्लादेश का जब फॉर्मेशन हुआ तो उसमें, और कारगिल युद्ध में जो है ये बाहरी युद्धों में लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, इसके सैनिक जो हैं वहाँ पर रहे थे, और ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है
जो बोला गया था अमृतसर को लेकर के, उसके हम चर्चा कर चुके हैं, वो आंतरिक सुरक्षा में भी इसका शामिल रहा है। ठीक है ना। तो मोर देन वन पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो लगाई जा सकती है किसी भी जगह पर। ठीक है, इफ़ रिक्वायरमेंट इज देयर। चक्राता उत्तराखंड में इसका इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंडर में इसका जो है फाउंडेशन हुई थी, और बाद में इसको RAS रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के अंडर में दे दिया गया। फिर बाद में फिर गृह मंत्रालय को ये चला गया। फिर बाहरी खुफिया एजेंसी की सीधी निगरानी में रखा गया था, और भारतीय सेना का हिस्सा नहीं है ये। और लेकिन अपने स्वयं की रैंक संरचना, चार्टर, प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचे के साथ उनके परिचालन नियंत्रण में कार्य करता है। ठीक है ना। कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा पर महानिदेशालय है। कैबिनेट सचिवालय में या फिर कोई भी मंत्रालय है, उसका ऑफिस है, उसका सचिवालय है, सेक्रेटरीट है, वहाँ पर अधिकार क्षेत्र में इनके आता है। इसका नेतृत्व एक महानिरीक्षक, यानी कहने का मतलब है IG रैंक का आदमी होना चाहिए, SF करता है। ठीक है, जिसे भारतीय सेना के मेजर जनरल की रैंक जो है से सुना जाता है। सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट करता है। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अभी यहाँ पे SPG की बात नहीं आई है, SSF की बात है कि ये प्रधानमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट करता है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए या फिर अन्य जो सुरक्षा जो मंत्रियों की सुरक्षा के लिए जो, या फिर इमिनेंट पर्सन जो महत्वपूर्ण पदों पर बैठे जो पर्सन है, उनकी सुरक्षा के लिए जो है वो है SPG। ठीक है, तो अब उसके बारे में हम जानते हैं। तो SF में तो ये हो चुका है। विशेष सुरक्षा समूह SPG, स्थापना 8 अप्रैल 1985 को। शौर्यम समर्पणम सुरक्षणम इसका सिद्धांत है, और मुख्यालय नई दिल्ली में। प्रमुख इसके देखिए 2 लोग प्रमुख हैं। एक तो हैं रक्षा सचिव, जो कि हैं स्वागत दास, और दूसरे जो होंगे वो निदेशक होंगे, डायरेक्टर होंगे, वो कौन है? आलोक शर्मा। ठीक है, तो ये जो SPG है, ये बेसिकली क्या है कि इसको जो इसका फॉर्मेशन जो है जब हुआ कि जब 1984 की घटना घटी, उसके बाद में इसका फॉर्मेशन किया गया। तो ये भारत सरकार की एक एजेंसी है जिसकी एकमात्र जिम्मेदारी क्या है? भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा। तो भारत के प्रधानमंत्री और कुछ मामलों में उनके परिवार की सुरक्षा करना है। अभी इसमें एक चीज़ और है कि पहले इसमें ऐसा था, प्रावधान था कि परिवार के जो लोग हैं, मदर फादर और जो उनके चिल्ड्रन हैं प्रधानमंत्री के, उनको जो है सुरक्षा प्रोवाइड करेगी SPG। लेकिन क्या हुआ कि बाद में जब इंदिरा गांधी के बाद में जब राजीव गांधी की हत्या हो गई, तो उसके बाद में जो है एज ए PM, तो उसके बाद SPG को थोड़ा सा साइड करके उसमें Z+ और जोड़ा गया कि Z+ सिक्योरिटी मिलेगी। ठीक है, तो SPG का मुख्य काम जो है आज भी जो है वो केवल और केवल जो है प्रधानमंत्री की सुरक्षा है। उसमें से फिर ये जो उनका परिवार जो है वो हटा दिया गया कि उनके परिवार की सुरक्षा को जो है एक अधिनियम के तहत जो है उसको एलिमिनेट कर दिया गया। ठीक है ना। तो इसका गठन 1988 में भारत की संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया था। SPG भारत और विदेश दोनों में हर समय प्रधानमंत्री की सुरक्षा करता है। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है ना। लेकिन अभी SPG के साथ साथ क्या है, एक Z+ सिक्योरिटी और हो गई है। साथ ही प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास पर उनके साथ रहने वाले उनके तत्काल परिवार के सदस्यों की भी सुरक्षा करता है। पहले करता था, अभी आते हैं। पहले SPG के अधिशेष में प्रधानमंत्री के माता पिता, पत्नी, बच्चों को उनके कार्यकाल के दौरान और पद छोड़ने के 5 साल बाद तक भारत में कहीं भी सुरक्षा प्रदान करना शामिल था। जहाँ जहाँ वो जाएंगे वो SPG उनके साथ जाएगी। हालांकि विशेष सुरक्षा समूह संशोधन अधिनियम 2019 ने यह अधिशेष को कम कर दिया। ठीक है, तो इस अधिदेश को जो है ये कम कर दिया कि यहाँ पर जो है इनके पेरेंट्स और परिवार के लोग को सुरक्षा उसमें नहीं आती है। अब केवल जो है सुरक्षा केवल PM को आती है। ठीक है, तो वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं उनको एकमात्र SPG सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा, SPG ओनली फॉर प्राइम मिनिस्टर होता है। उसके बाद भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्तमान में SPG सुरक्षा प्राप्त एक बात देती हैं। सोनिया गांधी रही थी जब राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई थी, और उनके बच्चों को, और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को 91 से लेकर 2019 तक तो है
28 साल तक जो है एसपीजी सुरक्षा प्रदान करी गई थी। उन्हीं के परिवार के 2 सदस्यों तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की क्रमशः 84 में और 91 में हत्या कर दी गई थी। उसके बाद भारत सरकार ने उनकी सुरक्षा के लिए निरंतर खतरे का आकलन किया था कि कभी भी इनकी जो है सिक्योरिटी होनी चाहिए, क्योंकि इनकी सुरक्षा करना हमारी प्राथमिक जो है जिम्मेदारी है। तो 8 नवंबर 2019 को जो है भारत सरकार ने एसपीजी सुरक्षा विवरण वापस ले लिए। तो अब एसपीजी की जगह पे थोड़ा सा और एडवांस्ड कर दिया, उसको बोला गया कि ये जेड+ सिक्योरिटी है, ठीक है, और उन्हें जेड+ सुरक्षा प्रदान की गई, ठीक है। और यह निर्णय सरकार द्वारा मोदी के पूर्ववर्ती मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री रहे हैं, इनसे 2014 में मोदी जी आए थे, उनसे पहले जो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे कांग्रेस के, तो उनके लिए जो है एसपीजी विवरण वापस लेने के बाद लिया गया था, ठीक है। तो ये जो है पूरा जो है विवरण है एसपीजी का। उसके बाद में 1964, ठीक है। तो आज की क्लास वो मैंने आपको जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में बताया। मैं समझता हूँ ये वीडियो लेक्चर आपको जो है बहुत ज़्यादा जो है मदद देगा आने वाले एग्ज़ाम में, चाहे वो आईएएस का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का, या फिर कोई और स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, तो भी वो आपको कम से कम जो है थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप अगर 1 डे एग्ज़ाम के लिए है तो वो आपके लिए बेहतर रहेगी, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं कह दूं आपसे, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जैसे ये वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको जो है हो जाए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है कि इसमें कुछ तथ्य है, कुछ जो है ऐसे पॉइंट्स को शामिल किया गया है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको जो है शेयर भी करिए, लाइक भी करिए। और साथ साथ में जो है एक बात और कहना चाहूँगा कि जो भी वीडियो आप देखा करिए, तो उसको जो है पूरा वीडियो देखा करिए, ताकि जो है उसको उसके बारे में, उस वीडियो की जो पूरी जो कंप्लीट जो रिकॉर्डिंग को जब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि उसमें बहुत सी जानकारियाँ जो हैं ऐसी हैं जिनको आपको नहीं पता है, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।